नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. इन classes में जो videos हम आपको provide करेंगे, we are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू दी YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। व्हाई वी आर गिविंग सो मच वैल्यू टू फॉरेन कोर्ट? एक मैंने बताया प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, सेकंड एक रीजन आ गया बिकॉज द कोर्ट इज कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन एंड इट डिसाइडेड द मैटर, फ्रॉम दैट ए लीगल ऑब्लिगेशन अराइज टू रेस्पेक्ट द सेम। नाउ कम दिस सबमिशन टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ फॉरेन कोर्ट। समझे? It is well established that one of the principles on which foreign courts are recognized to be internationally competent is voluntary submission of the party to the jurisdiction of such foreign court. Please focus on these words: voluntary submission of the party to the jurisdiction of foreign court. You approach to the court, foreign court, Janab, Huzur, Your Honor. You voluntarily submitted to yourself to the jurisdiction of the foreign court. मैं नहीं गया था, मोदी साहब नहीं गए, अमित शाह नहीं गया, राहुल गांधी नहीं गया, कोई नहीं गया। Who went? Parties to the suit approached the court. It means what? When you are approaching to the court, it can be said that you are voluntarily submitting to the jurisdiction of that court. You want that foreign court should hear you and decide upon that matter. And if this is having taken a chance of judgment in his favor, you have taken a chance कि this foreign court will decide matter and maybe that may be in my favor, then it is not open to the party to turn around कि आप ये change करें उसके बाद में, when the judgment is against him and to contend that the court had no jurisdiction। फिर आप कहें अरे इसका jurisdiction नहीं था। First you approach the court, judgment comes against you, then you can't say that it has no jurisdiction. So if you read it, 3 things along with rule of private international law, Satya versus Teja, Supreme Court, legal obligation arising from the adjudication, and third, this is the voluntarily submission of the parties to the jurisdiction of the that court. These gives a complete picture of the law, why these foreign judgments are respected even in India. These are the logics, these are the legal reasons behind this. समझ में आता है आपको? तो this was something beyond your direct language. यहाँ से आपको क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। हो सकता है आपके बहुत अच्छा क्वालिटी का इंटरव्यू हो तो आपसे इन पक्षों पर बात हो, वहाँ पर कर लेंगे। प्लीज रेज हैंड अगर मैसेज में आ गए तो। गुड, नाउ वी शैल प्रोसीड। This is first ground was what? Foreign judgment
नोट बाय ए कॉम्पिटेंट jurisdiction. Now let's see this. This is the requirement, and in this regard you should note down the R. Viswanathan Satyavasi Teja. Again, क्या कहते हैं ये? Judgment must be by a court competent both by the law of the state which has constituted it and in an international sense. जब कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, द कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट. इन दैट रिगार्ड, इन दीज टू केसेस इट वॉज हेल्ड दैट कि यू शुड सी द कॉम्पिटेंस नाउ with regard to the law of the state which constituted it. Suppose foreign court is situated in American law, तो whether the law of the America है ना, as per the American court, American law, that court was competent or not, and in an international sense. International sense का मतलब है territorial competence over the subject matter and defendant, जो बात की हम लोगों ने. तो ये competency की बात करेंगे तो आप लोग इस तरीके से देखोगे इसको, अकॉर्डिंग टू आर विश्वनाथन वर्सेस सत्या वर्सेस तेजा. कर लेंगे आप, नहीं कर लेंगे? तो दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट, टेरिटोरियल कॉम्पिटेंस. कर लेंगे? नाउ लीडिंग केस ऑन द पॉइंट इज गुरदयाल सिंह वर्सेस राजा ऑफ फरीदकोट. गुरदयाल सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट केस. तेजा सत्या आया, आर विश्वनाथन आया, and this is again Gurdayal Singh. Which of the following cases is not related to the foreign judgments? This is the question for your prelims. So all right, remember the name of all the case laws in this. Don't forget this. Gurdayal Singh versus Raja Faridkot. इसको समझिए क्या है ये. A filed a suit against B in the court of native state of फरीदकोट. याद रखिए हम लोग बात कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात कर रहे हैं, है ना. 1879 1870s की बात चल रही है. तो उस जमाने की बात है जहाँ पर नेटिव स्टेट जो रजवाड़े हैं उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग. एक ब्रिटिश इंडिया हुआ, एक हुए नेटिव प्रिंसली स्टेट्स हुए यहाँ पर ये. तो उस दौरान की बात कर रहे हैं. थोड़ा सा झलक समझिए, टाइम को याद रखिए कि किस टाइम की बात है. तो क्यों ये फॉरेन कोर्ट हो जाएगी? ब्रिटिश इंडिया के अगर बाहर अगर कोई कोर्ट है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कोर्ट. अब समझिए क्या है. ए फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट बी इन द कोर्ट ऑफ नेटिव स्टेट ऑफ फरीदकोट. तो कहाँ सूट फाइल हुआ? फरीदकोट में. किसने किया? ए इज द प्लेंटिफ अगेंस्ट बी, क्लेमिंग 60,000 allegedly to have been misappropriated by B while he was in A service at फरीदकोट. जब वो मेरी सर्विस में था, आई एम ए, जब मेरे यहाँ वो नौकरी कर रहा था, सर्विस में था, ही मिस अप्रोप्रिएटेड 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये का उसने गबन किया उस समय. यानी कि करोड़ों अरबों रुपये की बात हो गई अभी है एक तरीके से, आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो फरीदकोट में. तो यू सी दिस लाइक दिस, A should be in the court of Faridkot. Got it? Now let's see this. B did not appear at the hearing and ex parte decree was passed against him. B, who is B? B was a native of another state, Jhind. Jhind का रहने वाला था. In 1869 he left Jhind and went to Faridkot to take up service under A. But in 74 he left A service, returned to Jhind. तो इसको आप लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, इसको आप ऐसे देखिए. A should be, who's B? B is the native of Jhind. Jhind का रहने वाला है. In 1869, mind it, 1869 he left his birthplace, he left his country, you can say, and went to Faridkot टू टेक अप द सर्विस अंडर ए के साथ. ए के यहाँ पर सर्विस करने के लिए झिंड से कहाँ पहुँच गया? फरीदकोट पहुँच गया. बट आफ्टर 5 years ही केम बैक. तो 1869 ही वेंट टू फरीदकोट. इन 1874 आफ्टर 5 years ही केम बैक, एंड आफ्टर 5 years ऑफ हिज रिटर्न इन द फरीदकोट ए सूड हिम. तो द केस वाज फाइल्ड after 5 years of his coming back to Jhind. It means defendant in this case B is not in Faridkot. समझे नहीं समझे आप लोग? It means like this.
In 1869 he went to Faridkot. In 74 he came back. Okay, and in 79 he was sued by A. It means what? B neither resided at Faridkot nor was he domiciled there in 1879. जब ये सूट फाइल किया गया उसके ऊपर बी पर, तो वो फरीदकोट में नहीं था. He had come back to Jhind. सही है. रेज हैंड अगर यहां तक समझ में आ रही है तो. नेक्स्ट सी दिस. Now what is the suit here? Suit against B based on mere personal claim against him, claiming 60,000 rupees. This is not a suit for immovable property. This is the suit, this is the claim which can be realized personally from the defendant. And suit should be filed where the defendant resides, works for gain, this, that. Hope you remember everything. है कि नहीं है? And he is residing in Jhind. So therefore Faridkot court had no jurisdiction over this. आप समझ रहे हैं बात को? फरीदकोट कोर्ट को उस पर डिसीजन देने का पावर ही नहीं थी, बिकॉज डिफेंडेंट वाज नॉट देयर. इट मींस व्हाट कि द कोर्ट ऑफ फरीदकोट यानी कि फॉरेन कोर्ट वाज नॉट हैविंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अपॉन द डिफेंडेंट. रेज हैंड एक बात समझ आ गई तो कहां लेके जा रहा हूं केस में? आप ये हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? हम लोग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस रिक्वायरमेंट. जजमेंट नोट बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड we see the territorial competence over the subject matter and over the defendant. So in this case we will see that the court, that is Faridkot court was not having territorial competence over the defendant. है कि नहीं है? तो in this case when the decree was passed, this Faridkot court had no jurisdiction. It passed an ex parte decree and therefore it was the absolute nullity. समझे नहीं समझे आप लोग? ये तो केस का नाम क्या है? गुरदयाल सिंह, भूलिएगा मत. So present suit was filed in 1879 when he neither resided at Faridkot nor was domiciled there. Who? B. On these facts, Faridkot court had no jurisdiction to entertain a suit against B based on a mere personal claim. ध्यान रखना, mere personal claim क्यों कह रहे हैं? 60,000 उससे पर्सनली लेना था, वापस लेना था. समझ रहे हैं बात ये? तो इट वॉज ए पर्सनल क्लेम. द डिक्री वॉज एब्सोल्यूट नलिटी. नाउ आफ्टर दैट एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई. व्हेन ए सूट बी इन द कोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया. अब नाउ नेटिव कोर्ट आ गई, इंडियन कोर्ट आ गई एक तरीके से. ये कोर्ट, ये डिसीजन किस में था? फरीदकोट, जो कि हमारे लिए क्या है? फॉरेन कोर्ट है. नाउ दिस सूट वाज फाइल्ड, ए सूट वाज फाइल्ड इन द ब्रिटिश इंडिया अगेंस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ फरीदकोट कोर्ट, दैट इज द फॉरेन कोर्ट. तो देयरफॉर दिस सूट वाज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड दैट फरीदकोट कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द सूट. It was not having territorial competence. So this is the, you can understand this. Suit was filed, a subsequent suit now. It was filed in British India on the basis of what? Ex parte decree. This decree was passed by Faridkot and that is the foreign court. Therefore this suit was dismissed. Why? Because the Faridkot court had no jurisdiction to entertain this. I hope that this is very much clear to you now. कर लेंगे आप लोग. ऐसे ही एक केस हो रहा है. ए डिक्री वाज पास बाय कोर्ट इन सिलोन, फॉरेन कोर्ट, अगेंस्ट ए नेटिव ऑफ इंडिया इन ए सूट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड सूट है. हु वाज नॉट रिजाइडिंग इन सिलोन एट दैट टाइम. अगेन दैट डिक्री वाज फाउंड टू बी नलिटी बिकॉज द कोर्ट वाज नॉट हैविंग टेरिटोरियल कॉम्पिटेंस ओवर द डिफेंडेंट एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एन इंडियन कोर्ट. आई होप आप कर लेंगे आप लोग ये. तो आपको जब एक्सप्लेन करना होगा मेंस में, यू विल राइट ऑल दीज 6 ABCDEF एंड देन यू विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट. when you will explain this not competent court, then you will mention the name of the गुरदयाल सिंह केस. अगर ये लेंदी क्वेश्चन है तो आप फैक्ट्स को नरेट कर दीजिए. अगर ये शॉर्ट नोट है तो एज वाज ऑल्सो डिसाइडेड और हेल्ड इन द केस ऑफ
गुरदयाल सिंह, ऐसे काम चला लीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ दिस गुरदयाल सिंह। either you can see a problem in your prelims exam or you can see a problem in your mains based on the case of Gurdayal Singh, because this is a leading case on this subject and they generally ask questions on the basis of leading cases ही है, उन्हीं को A और B और फैक्ट्स में टर्न कर देंगे। फरीद कोट को कुछ और कोट बोल देंगे, प्लेसेस का नाम चेंज कर देंगे, मोर एंड लेस केस यही रहेगा। कर लेंगे। देन हम लोग आगे बात करते हैं, दिस इज व्हाट फॉरेन जजमेंट नोट ऑन मेरिट्स। नोट ऑन मेरिट्स ये लोग हम लोग कई बार पढ़ चुके। ए फॉरेन जजमेंट टू बी कंक्लूसिव मस्ट बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द मेरिट्स? ये हम लोगों ने सेक्शन 11 में बहुत ढंग से पढ़ा है ना। व्हेन वी स्टडीड हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। हर्ड का मतलब क्या था? दिस शुड बी ऑन मेरिट्स। And when it is not on merits, when it is decided or disposed on technical grounds, dismissal for default like this, तो वो सारा लॉ यहां पर आ जाएगा आपके इसमें भी। तो when it is a requirement, इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, नोट्स में आपको मिल जाएगा, but this must be on merits. It means what? Whether the judgment has been given on merits or not, है ना, ये आपको देखना पड़ेगा उसमें कि, और वेदर इट वाज मैरिली फॉर्मली पास्ड बायो पेनल्टी, वही सब कुछ लो सेम। डिस्मिशन डिफॉल्ट तो नहीं है, यू विल हैव टू से इट, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट नाउ। एक्सपायरी डिग्री मेरिट में मानी जाती है, ध्यान रखना। नाउ कम टू नेक्स्ट, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। दिस इज थर्ड रिक्वायरमेंट। व्हेन द फॉरेन जजमेंट इज अगेंस्ट foreign law, sorry, international law or Indian law, then again such judgment cannot be conclusive. It will not operate as res judicata. तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सब्जेक्ट, हलवा टाइप है। एक बार आपको जानना है केवल बस कौन कौन से केस लॉज आ रहे हैं, किस किस को समझाना है आप लोगों ने। कर लेंगे ना आप लोग? मेरिट्स वाला पॉइंट समझाना तो नहीं है? प्लीज रेज हैंड अगर जानते हैं आप लोग तो, क्योंकि वो मैंने समझाया डिटेल में, ज़्यादा हो जाएगा नेसेसरी वो। A judgment based on an incorrect view of international law, got it, or refusal to recognize the law of India where such law is applicable. Suppose जैसे for example इंडियन लिमिटेशन लॉ को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, इंडियन लॉ अप्लाई होना चाहिए बट यू आर नॉट अप्लाइंग ओवर दैट। हिंदू कपल है ना, you are not if the Hindu couple is there, Hindu law shall be applicable over them also, but you are not recognizing that. Refusal to recognize the law of India where it is applicable. If you are saying no, we will decide according to only the Indian law, that law. So such are the cases where this judgment may not be conclusive in India. Res judicata may not apply in that case. कर लेंगे। अगेन कह रहा हूँ, प्रीलिम्स में केवल ये लाइन याद रखिए, मेंस में एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, मोर देन एनफ है। नाउ कम टू 4, फॉरेन जजमेंट अपोज टू नेचुरल जस्टिस। अगेन क्या? इफ द जजमेंट विच इज द रिजल्ट ऑफ बायस और वांट ऑफ इम्पार्शियलिटी ऑन द पार्ट ऑफ जज। इफ देयर इज बायस, इफ देयर इज इम्पार्शियलिटी, वांट ऑफ इम्पार्शियलिटी, देन अगेन वी विल से इट व्हाट will be regarded as a nullity and the trial quorum non judice, quorum non judice। बस बढ़िया आगे को। और जब हम लोग अपोजिट टू बात करते हैं, एक्सप्रेशन की जो नेचुरल जस्टिस की बात हम करते हैं कि अपोज टू नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं ना, फॉरेन जजमेंट अपोज टू नेचुरल जस्टिस, देन इसका मतलब है इरेगुलरिटीज इन द प्रोसीजर rather than on the merits, rather than to the merits of the case। इसको समझिए क्या है। See, when you say that foreign court did not follow the natural justice, principles of natural justice, it means they adopted the procedure in an irregular way. Summons were not served properly, summons were served but not well in time। वो visible biasness दिख रही है सामने। I was not given any opportunity to hear my case, to argue my case।
तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन नंबर 4, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इर्रेगुलरिटीज इन द प्रोसीजर। देखिए फॉरेन जजमेंट में, इस बात को मैं अभी बाद में समझाऊंगा, अभी हाँ भी समझाता हूं आपको। ए जजमेंट हैज बीन पास बाय फॉरेन कोर्ट, नाउ यू वांट टू एनफोर्स हियर इन इंडिया, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल से, द पार्टी हु इज अपोजिंग दिस, he has only one chance, only one say, that to bring the case in any of the 6 circumstances mentioned in section 13। सेक्शन 13 में जो 6 ग्राउंड्स दे रखे हैं वो उन्हीं में उसको चैलेंज कर सकता है। बस वो ये नहीं कहेगा कि दिस जजमेंट इज रॉन्ग जजमेंट, कंक्लूजन इज रॉन्ग। आप समझ रहे बात को? conclusion of that judgment cannot be challenged. What you will challenge? That this judgment is not conclusive, either for the want of jurisdiction or for the wrong view of the international law or the refusal to recognize the Indian law, or it is opposed to the natural justice. You can take the plea of any plea, 6 pleas में से, but you cannot say this is not the good decision. See, rather than on merits of the case। दो बात समझ रहे हो, दोनों में अंतर क्या है? एक ये कहना कि जी इन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, ये बात दूसरी हो गई। अगर ये एक बात ये कहना कि जी डिसीजन गलत है इनका, इन्होंने लॉ को ढंग से अप्रिशिएट नहीं किया, इन्होंने फैक्ट्स को ढंग से अप्रिशिएट नहीं किया। If you say like that कि court did not appreciate the law, if you say the court did not appreciate the factual position, it means you are challenging that judgment on merits, like in appeal. These are the arguments in appeal कि lower court did not pass the case judgment in accordance with the law as per the demand of facts, therefore lower court did an error। Then you say it means you are challenging the case on merits। प्लीज रेज हैंड, बात समझ आ रही हो तो। एक ये कहना कि जी इन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, जज साहब बायस थे, है ना। ये केस पाकिस्तान में लगा गया था, मैं हिंदू था और वहां पर एक अगेंस्ट हिंदू बायस था, मैं एक ऐसे कंट्री में था जहां पे क्रिश्चियन बायस था। तुम आप देखिए प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, मेरी एक भी प्रेजेंस नहीं है इसमें आर्ग्यूमेंट्स में। आप मेरी बात समझ रहे हो? इर्रेगुलरिटीज इन प्रोसीजर अलग बात होती है और मेरिट्स पर चैलेंज करना अलग बात है। तो रूल जो फॉरेन लॉ को आप चैलेंज कर सकते हैं, दैट इट वाज अपोज टू नेचुरल जस्टिस एज वन ऑफ द ग्राउंड, नॉट ऑन द मेरिट्स। प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो। कर लेंगे आप लोग? गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।